बात करने वाले हैं कंपनी के संचालक किस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं इसके बारे में, और संचालकों को हटाने से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। इस तरीके के जो प्रश्न है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 नंबर में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। देखो, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी का संचालक अगर आपको बनना है तो उस कंडीशन में आपके लिए किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है, कौन व्यक्ति कंपनी का संचालक नहीं बन सकता है। तीसरे नंबर पे हमने ये डिस्कस करा था कि अगर आप किसी भी कंपनी के संचालक बन जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके अधिकार क्या क्या रहेंगे और कर्तव्य क्या क्या रहेंगे। अब हम फाइनली ये देखने वाले हैं कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी का संचालक बनना चाहता है तो उस कंडीशन में वो किस किस तरीके से अपॉइंट हो सकता है, किस किस तरीके से आप किसी भी कंपनी के संचालक बन सकते हैं। तो देखो यार, अगर मान लो आपको किसी भी कंपनी का संचालक बनना है तो कंपनी के संचालक की नियुक्ति की काफ़ी सारी विधियां होती हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहला क्या है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम द्वारा। इसमें हमने ये लिखवाया है, इसका पहले तो ये चार्ट बनवाया हुआ है कि संचालकों की नियुक्ति जो है वो 5 तरीके से की जा सकती है। सबसे पहला पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर नियम द्वारा, दूसरे नंबर पे सदस्यों द्वारा, तीसरे नंबर पे संचालक मंडल द्वारा, चौथे नंबर पे अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल द्वारा। ट्रिब्यूनल एक तरीके के कोर्ट होते हैं जो कि किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। पांचवें नंबर पे केंद्र सरकार द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है जी। अब वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि संचालकों की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी। अगर मान लो कंपनी के संचालकों की नियुक्ति पार्षद सीमा नियम द्वारा या पार्षद अंतर नियम द्वारा की जाती है तो उस दशा में कंपनी के वही व्यक्ति संचालक बनते हैं जिनका नाम कंपनी के पार्षद अंतर नियम में लिखा हुआ होता है। और यदि कंपनी के संचालकों की नियुक्ति पार्षद सीमा नियम द्वारा की जाती है तो उस दशा में केवल वही व्यक्ति कंपनी के संचालक बनते हैं जिनका नाम कंपनी के पार्षद सीमा नियम में लिखा हुआ होता है। पार्षद अंतर नियम क्या होता है, पार्षद सीमा नियम क्या होता है, ये हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कंपनी लॉ में। ठीक है, बड़ी डिटेल में डिस्कस करा है कि पार्षद अंतर नियम क्या है और पार्षद सीमा नियम क्या है। ठीक है जी। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ सदस्यों द्वारा संचालकों की नियुक्ति की, तो वहां पे भी आपके सामने दो केसेस आ सकते हैं। सबसे पहला प्रथम साधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति और दूसरे नंबर पे वार्षिक साधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति। अगर मैं बात करता हूँ प्रथम साधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति की, ठीक है जी, तो इसके अंदर हमने लिखवाया है कि यदि कंपनी के संचालकों की नियुक्ति प्रथम साधारण सभा में की जाती है तो उस दशा में जो पुराने संचालक होते हैं वो तो रिटायर हो जाएंगे और उनका स्थान कौन ग्रहण कर लेंगे, ये जो नए नियुक्त किए गए संचालक होंगे। ठीक है जी। इसमें यही लिखवाया है कि यदि कंपनी के संचालकों की नियुक्ति प्रथम साधारण सभा में की जाती है तो उस दशा में प्रथम संचालकों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नए नियुक्त किए गए संचालक प्रथम संचालकों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद में हमने क्या लिखवाया है कि कंपनी की प्रथम साधारण सभा में नियुक्त किए गए 1/3 संचालक स्थायी रहते हैं। अच्छा। और शेष 2/3 जो है वो संचालक प्रतिवर्ष बारी बारी अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है जी। इसके आगे हमने लिखवाया है वार्षिक साधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति कि यदि कंपनी के संचालकों की नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा में की जाती है तो उस दशा में 1/3 वरिष्ठ संचालकों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इस प्रकार नियुक्त किए गए जो संचालक होते हैं वो 1/3 वरिष्ठ संचालकों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, वार्षिक साधारण सभा का मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग। वार्षिक साधारण सभा का मतलब क्या है भैया, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसे हम प्यार से बुलाए भाई एनुअल। ऐसे वार्षिक साधारण सभा को अंग्रेजी में कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम। ठीक है। इसके बाद में हमें तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा संचालक मंडल द्वारा संचालकों की नियुक्ति। उसके बाद चौथे नंबर पे देखने को मिलेगा अधिकरण द्वारा संचालकों की नियुक्ति। पांचवें नंबर पे देखने को मिलेगा केंद्र सरकार द्वारा संचालकों की नियुक्ति। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे संचालक मंडल द्वारा संचालकों की नियुक्ति, इसके अंदर भी दो कंडीशन हमारे सामने आ सकती है। सबसे पहला अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति और एक वैकल्पिक संचालकों की नियुक्ति। इसके अंदर हमने लिखवाया है कि कंपनी द्वारा अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति केवल उसी परिस्थिति में की जा सकती है जब कंपनी में अतिरिक्त संचालकों की आवश्यकता अनुभव की जाती है। अगर कंपनी के जो संचालक मंडल है, संचालक मंडल का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे हम प्यार से बोर्ड भी बुलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता है, कंपनी के जितने भी संचालक होते हैं उन सभी के मिलने से क्या बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी। अगर मान लो हमारे जो संचालक हैं उन्हें लगता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ और भी संचालक होने चाहिए तो उस कंडीशन में वो अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं।
दूसरी कंडीशन क्या आती है, वैकल्पिक संचालकों की नियुक्ति। इसके अंदर हमने लिखवाया है कि कंपनी द्वारा वैकल्पिक संचालकों की नियुक्ति केवल उसी परिस्थिति में की जा सकती है जब संचालक मंडल ऐसा करने के लिए पार्षद सीमा नियम, है ना, वो सॉरी पार्षद नियम द्वारा अधिकृत होते हैं। इस दशा में एक संचालक के स्थान पर दूसरा संचालक नियुक्त कर दिया जाता है। मतलब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक जो संचालक है उसको तो भेज देंगे और दूसरे वाले संचालक को जो है वो अपॉइंट कर देंगे। लेकिन ऐसा किस कंडीशन में करेंगे, जब हमारे ओआ में ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हुआ है। अगर हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ नहीं है कि हम वैकल्पिक संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ अधिकरण द्वारा संचालकों की नियुक्ति की। अधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल। ठीक है जी। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल हमारे स्पेसिफिक कोर्ट्स होते हैं जो कि किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपने काफी सारे ट्रिब्यूनल का नाम सुना होगा, एनसीएलटी, एक आपने नाम सुना होगा एनसीएलएडी, ठीक है जी, एक आपने सुना होगा एसएडी। ठीक है। एनसीएलटी का मतलब क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, है ना। अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी दिवालिया होती है ना, कोई भी कंपनी अपने कर्जों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है और कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करना चाहता है किसी कंपनी के खिलाफ, तो वो फाइल करेगा एनसीएलटी में जाकर के। यदि मान लीजिए मोहित सक्सेना क्लासेस ने किसी भी मोहित सक्सेना लिमिटेड को 10 लाख रुपए का लोन दिया और मोहित सक्सेना लिमिटेड उस 10 लाख रुपए के कर्जे को चुकाने में असमर्थ रही, तो मोहित सक्सेना क्लासेस लिमिटेड क्या करेगी, उससे पैसा वसूलने के लिए जो पिटीशन फाइल करेगी वो एनसीएलटी में जाकर के करेगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। ये एक तरीके के कोर्ट होते हैं, सारी की सारी जितनी भी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सारी की सारी इसी कोर्ट्स में चलाई जाती हैं, राइट। एनसीएलएडी क्या होती है, एनसीएलएडी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर मान लो एनसीएलटी तो आप खुश नहीं है तो उस कंडीशन में आप जाएंगे एनसीएलएडी में। इसी तरीके से अगर मान लो आपको सिक्योरिटी सेबी ने स्टॉक मार्केट में काम करने से बैन कर दिया है ना, और आप उसके खिलाफ कोई अपील करना चाहते हैं, तो आप अपील करेंगे सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर के, राइट। तो इसी तरीके से ट्रिब्यूनल संचालकों की नियुक्ति कैसे करेगी, अधिकरण द्वारा संचालकों की नियुक्ति केवल उसी दशा में की जाती है जब केंद्र सरकार या कंपनी के कम से कम 100 सदस्य अधिकरण को यह आवेदन करते हैं। वही बात, यानी कि अगर मान लो कम से कम 100 मेंबर जाकर के ट्रिब्यूनल में अप्लाई करेंगे कि बाबूजी संचालकों की नियुक्ति करी जाए, तो उस कंडीशन में ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण भी नए संचालकों की नियुक्ति कर सकती है। इसके आगे हमने लिखवाया है कि कंपनी का प्रबंध कंपनी के हित में नहीं हो रहा है, तो इस दशा में यदि अधिकरण केंद्र सरकार या सदस्यों द्वारा किए गए इन तथ्यों से संतुष्ट होता है तो वह केंद्र सरकार को संचालक की नियुक्ति करने का निर्देश देता है। यानी कि कुल मिलाकर के अधिकरण द्वारा कंपनी में संचालकों की नियुक्ति कब करी जाएगी, जब कम से कम कंपनी के 100 शेयर होल्डर या कंपनी के कम से कम 100 मेंबर जाकर के एनसीएलटी में ये अप्लाई करेंगे कि बाबूजी हमारे यहाँ जो है वो मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, राइट। अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा संचालकों की नियुक्ति की, तो केंद्र सरकार द्वारा संचालकों की नियुक्ति केवल उसी परिस्थिति में की जाती है जब कंपनी के सभी संचालक अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। अगर मान लो किसी भी कंपनी में सपोज दैट 15 डायरेक्टर हैं और पूरे के पूरे 15 ने क्या करा, रिजाइन कर दिया, अब कंपनी को चलाएगा कौन, तो उस कंडीशन में जो सीजी होती है, देश की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी मोदी जी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया मैं अपना डायरेक्टर छोड़ रहा हूँ आपकी कंपनी चलाने के लिए, राइट। तो इस तरीके से हमने डिस्कस करा कंपनी के संचालकों की नियुक्ति कितने तरीके से करी जाएगी। सबसे पहला पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर नियम द्वारा, दूसरे नंबर पे सदस्यों द्वारा, तीसरे नंबर पे संचालक मंडल द्वारा, चौथे नंबर पे अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल द्वारा, और पांचवें नंबर पे सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार द्वारा। जो आपकी पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम द्वारा है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सदस्य द्वारा में हमने डिस्कस करा था प्रथम साधारण सभा में या तो संचालकों की नियुक्ति होगी, यानी कि या तो एजीएम में संचालकों की नियुक्ति होगी या ईजीएम में संचालकों की नियुक्ति होगी, यानी कि असामान्य साधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर संचालक मंडल द्वारा संचालकों की नियुक्ति करी जाएगी तो या तो वो अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं या वैकल्पिक संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं, और अधिकरण द्वारा संचालकों की नियुक्ति करी जाएगी तो वो केवल उसी केस में हो सकता है जो कम से कम 100 बंदे जाकर के ट्रिब्यूनल को अप्लाई करें। और पांचवें नंबर पे केंद्र सरकार द्वारा संचालकों की नियुक्ति कब करी जाएगी, जब भाई साहब सारे के सारे डायरेक्टर क्या करेंगे, रिजाइन कर देंगे, ठीक है।